एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो चलते हैं, आज इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस का तीसरा भेद या तीसरा प्रकार कहिए। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। तो चलते हैं, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस मिस होता क्या है, पहले हमें उसके बारे में जानना है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हर चीज के पीछे कारण होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या है पहले ये जानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है। तो इम्परेटिव मीन्स होता है आज्ञा, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो इम्परेटिव मीन्स आज्ञा सूचक, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा लेने का बोध हो या आज्ञा देने का बोध हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अच्छी डिफिनेशन के साथ चलेंगे तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श या किसी से कुछ कहने करने के लिए कहने का बोध हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो साथियों, में लगता है समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसा दिन देखिए साथियों नहीं जाता होगा जिस दिन हम किसी को आज्ञा ना दें, जिस दिन हम किसी को सलाह ना दें, जिस दिन हम किसी को कुछ कहें ना। मतलब कहने का पर डे ऐसा दिन आता है जाता है जिसमें हम किसी न किसी को जरूर आज्ञा देते रहते हैं। तो चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा डिफिनीशन कि देखिए फिर से बता दे रहे हैं। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, आज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर या कमांड। फिर कहते हैं प्रार्थना, प्रार्थना को रिक्वेस्ट कहते हैं। परामर्श, परामर्श को इंग्लिश में एडवाइस कहते हैं। या कहा गया किसी से कुछ करने के लिए कहने का बोध हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें और एक बात जानते रहिए, इम्परेटिव सेंटेंस में साथियों कर्ता यू मतलब तुम छिपा रहता है। क्योंकि आज्ञा देने के लिए जैसे हम अगर किसी से कहें कि दरवाजा बंद करो तो वहां पर इसका मतलब कोई है तभी तो मैंने कहा। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई है ही नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं कि दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। देखने वाले भी कहेंगे लगता पगला गया है। तो कहने का प्राय ये है कि वहां पर कोई होगा तभी कहा गया और उसका नाम नहीं लिया गया। तो इसका मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता तुम या आप छिपा रहता है। तो इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए नोट में मैंने लिख भी दिया, ऐसे वाक्य में कर्ता यू तुम छिपा रहता है। तो चलते हैं, जैसे देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस पढ़ेंगे, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। मैंने आपको अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुका हूं। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आप अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं, अभी आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो चलते हैं साथियों, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कहा गया। अफर्मेटिव सेंटेंस ये है, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। अब जो लोग हमारे वीडियो पर नए हैं उन्हें तो पता नहीं चला कि ये कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहता है तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता। यहाँ पूर्ण विराम है और ना तो इस वाक्य में नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। तो इतना जानते रहिए, इम्परेटिव सेंटेंस में अनुवाद करते समय मतलब आज्ञा सूचक वाक्य में अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन वर्ब लिखते हैं। साथियों क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। आप देखिए, आपको ये जानना है कि मेन वर्ब कैसे जानेंगे। ये वाक्य है खिड़की बंद करो, इसमें कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब क्या है, नहीं जानते ना। तो हाँ साथियों, मैं गारंटी देता हूं अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि मेन वर्ब इम्परेटिव सेंटेंस में कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो जानते रहिए। पहले ये जान लीजिए कि वर्ब में होता है करना। वर्ब में क्या होता है, क्रिया होती है। सॉरी साथियों, वर्ब में क्या होती है, क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है, करना। ठीक, अब इसके नाम के अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा। इसका मतलब इसके जितने भी क्रिया होंगे उसके अंत में ना जरूर होगा साथियों। तो अब देखो यहाँ बंद करो, करो आया ना, मतलब हमें ना जोड़ देना, बंद करना यहाँ क्रिया है।
बंद करना ये वर्ड होती है, और बंद करना का अंग्रेजी आप जानते हैं साथियों, शट होता है। ठीक, तो कहने का प्राय है कि जितनी भी क्रिया होती हैं उसके अंत में ना होता है, या ना नहीं हो तो हम उसमें ना लगा देते हैं। लेकिन ये जानते रहिए कि सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार उसमें, जैसे यहाँ करो आ गया तो यहाँ आज्ञा दे रहा, इसी वजह से। नहीं तो अगर आप इसका शुद्ध रूप देखेंगे, बंद करना, और बंद करना का अंग्रेजी होती है शट, ऐसे दिया रहता है। जैसे आप जानते हैं साथियों, आपको पढ़ाया जाता है शुरू में, हम सब जब छोटे थे, एप्पल मिस सेब होता है, ईट मिस खाना होता है, खाना क्रिया है। तो चलते हैं इसका अनुवाद देखिए साथियों, करते हैं। तो अब देखो, आप गारंटी दे रहा हूँ धुआं धुआं करोगे। चलते हैं, देखिए बंद करना, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में देखना है। वाक्य के अंत में यहाँ क्या है, बंद करना, ये वाक्य है। आप कहेंगे सर यहाँ तक करो है, लेकिन बंद करना एक वाक्य है। तो बंद करना का अंग्रेजी मैंने आपको कहा, इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मेन वर्ब लिखते हैं। तो मेन वर्ब यहाँ बंद करना, और बंद करना का अंग्रेजी शट। यहाँ तक समझ में आया? अगर साथियों समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। तो आगे चलते हैं। शट हो गया। शट लिखने के बाद यहाँ आप देखिए, क्या कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट। मी मतलब कर्ता में देखिए दो प्रकार के आपको ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है साथियों, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगर साथियों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता तो हम शट लिखने के बाद यहाँ जरूर लिख देते हैं, लेकिन नहीं है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या बचा? आप जान गए। देखिए बंद करना का अंग्रेजी शट हो गई, और बचा क्या अब? खिड़की, तो विंडो। ये अनुवाद हो गया। तो समझ में आया साथियों? मतलब मेन वर्ब में, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब कहाँ रहते हैं? वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में उसे लिखने के बाद और जो खिड़की है उसे लिख देते हैं। ठीक साथियों, आगे चलते हैं, दूसरा वाक्य करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, कह रहा है कि मुझे अपनी किताब दिखाओ। मुझे अब यहाँ भी क्या है साथियों, वो किसी को आज्ञा दे रहा है, कह रहा मुझे अपनी किताब दिखाओ, उसी से कह रहा है। तो कहने का प्राय ये है कि मुझे अपनी किताब दिखाओ, यहाँ वो आज्ञा दे रहा है, ना कि आज्ञा ले रहा है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ कर्ता तुम छिपा है, उसका नाम तो नहीं लिया जा रहा है कि तुम अपनी किताब दिखाओ मुझे। ऐसे थोड़े कह भी सकते हैं, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसे आ रहा है, मुझे अपनी किताब दिखाओ। अब चलते हैं, तो इसका अनुवाद क्या है? दिखाना। मैंने कहा इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ होता है? अंत में होता है। अंत में यहाँ क्या है? दिखाओ। इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है साथियों, यहाँ आ गया। तो दिखाना का अंग्रेजी क्या होती है? शो। शो मीन्स क्या होता है? दिखाना। लोग कहते हैं शो पीस। चलते हैं शो देखने, मतलब शो मीन्स क्या होता है? दिखाना। अगर साथियों समझ में आ रहा है ना तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों यार दोस्तों को जरूर बताइए। तो आगे चलते हैं। शो मीन्स दिखाना। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इतना जानते रहिए, इंपरेटिव सेंटेंस में अक्सर मुझे मिलेगा, उसे मिलेगा, उन्हें मिलेगा, ठीक, हमें मिलेगा, ये मिल सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो अगर इनडायरेक्ट आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस में अगर मुझे रहे तो मुझे का अंग्रेजी मी, अगर उसे रहे उसे का अंग्रेजी हिम, अगर उन्हें रहे उन्हें का अंग्रेजी देम, अगर हमें रहे तो हमें का अंग्रेजी अस।
इतना जानते रहिए। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस ये जानते रहिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आगे चलते हैं। और ये अपनी किताब, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया साथियों? मतलब कहने का ये लोग जो हैं ये आपके जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट इतना समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इसका अनुवाद करते हैं। देखिए साथियों, बंद करना है ना। अब देखिए, सो मीन्स मैंने कहा इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अंत में हमें उसकी अंग्रेजी, यहाँ अंत में क्या इस वाक्य में दिखाओ का अंग्रेजी सो। और जैसे ही सो लिखा तुरंत आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे। तो मुझे सब्जेक्ट आई की ऑब्जेक्ट रूप क्या था? मुझे। तो मुझे का अंग्रेजी क्या हो गई? मी हो गई। अब उसके बाद अपनी किताब, अपनी क्या? योर। किताब क्या है अंग्रेजी? बुक। ठीक, तो समझ में आया होगा साथियों। शो मी योर बुक। ठीक, एक और वाक्य का अनुवाद करते हैं या नोट में चलते हैं साथियों। तो साथियों तीसरा अनुवाद देखिए क्या है। मेरे लिए गर्म चाय लाओ। मैंने कहा अभी इसके वाक्य के पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है और वहां पर कोई है। ऐसा नहीं है कि वहां चाय रखा हुआ है, वहां पर कोई नहीं, उसे सिर्फ कहा जा मेरे लिए गर्म चाय लाओ लाओ, वहां पर कोई है। इसका मतलब यहाँ करता तुम या आप छिपा है, वहां पर कोई है, तभी उसे हम कह रहे हैं कि मेरे लिए गर्म चाय लाओ। हम पागल थोड़े हैं कि जाओ, वैसे कोई वहां पर है ही नहीं, कह रहे हैं गर्म चाय लाओ। थोड़े, जब वहां कोई होगा तभी तो हम कह रहे हैं। तो कहने का प्राय इम्परेटिव सेंटेंस में मेन और कहाँ होते हैं? अंत में होते हैं। तो यहाँ देखो लाना ना, लाओ है उसमें ना जोड़ दिया। ठीक, तो लाना हो गया ओ हटाकर। तो लाना का अंग्रेजी क्या होती है? बिरिंग होती है। बिरिंग हो गया। अब देखिए बिरिंग मेरे लिए, ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मेरे लिए मतलब मुझे, मी। बिरिंग मी। अब उसके बाद कह रहा ए गरम चाय, मतलब हमें क्या करना है? एक क्या अंग्रेजी? ठीक, एक कप गरम चाय। सॉरी साथियों, यहाँ कप भूल गया, यहाँ कप रहेगा। एक कप गरम चाय लाओ, क्योंकि वैसे हाथ में थोड़ा लेकर आएगा, इसी वजह से। तो क्या हो गया साथियों? ए कप। ठीक, एक के अंग्रेजी ए, कप के अंग्रेजी कप। आगे चलते हैं। उसके बाद गरम हाफ हॉट टी। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? ब्रिंग मी एक कप ऑफ हॉट टी, मतलब गर्म चाय की अंग्रेजी हॉट टी होती है। जैसे गर्म वाटर तो हॉट वाटर। ठीक, गर्म पानी तो हॉट वाटर, ठंड पानी तो कोल्ड वाटर। ठीक, तो उस प्रकार यहाँ देखिए मेरे लिए एक कप गर्म चाय लाओ, तो ब्रिंग मी ए कप ऑफ हॉट टी। फिर से हम कह रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा अंत में जो होते हैं शब्द वो आपके मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का लाना का अंग्रेजी ब्रिंग हो गया। अब मेरे लिए का अंग्रेजी मी हो गया। और उसके बाद एक कप के अंग्रेजी एक कप। अब गर्म चाय मतलब हॉट टी। तो समझ में आया होगा साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अनुवाद करते हैं। तो चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या है आपके? अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो। ये आपका क्या इम्परेटिव सेंटेंस? यहाँ भी आज्ञा दिया जा रहा है, यहाँ सलाह दिया, परामर्श दिया, मतलब अच्छी किताब पढ़ो। हमें किसी किताब पढ़नी है? अच्छी किताब। तो मैंने आपको बताया इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब कहाँ होते हैं? अंत में होते हैं। इस शब्द के अंत में क्या है? पढ़ो, मतलब आज्ञा दिया जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है। तो यहाँ पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है आप साथियों जानते हैं? रीड मिस होता है पढ़ना। तो यहाँ क्या हो गया? रीड। और अच्छी का अंग्रेजी आप जानते हैं गुड। ना समझिए सर, छींक का अंग्रेजी बस, अच्छी का अंग्रेजी गुड होती, छींक नहीं, अच्छी का अंग्रेजी गुड। और किताबें का अंग्रेजी क्या होती है?
बुक मीन्स होता है किताब, किताबें हैं बहुवचन, बुक्स। रीड गुड बुक्स। समझ में आ रहा है ना साथियों? समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट अनुवाद करते हैं। तो चलते हैं, देखिए साथियों आ गया नेक्स्ट वाक्य। नेक्स्ट वाक्य क्या है? अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो। सही कह रहा है साथियों, हमें अपने माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यहाँ सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। तो साथियों देखिए, अब आदर करो, आदर करो। तो मैंने आपको कहा इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जब भी वर्ब ढूंढना रहे, मेन वर्ब कहाँ होते हैं? वाक्य के अंत में। देखो यहाँ आदर करना मतलब हमें सम्मान देना है। सम्मान का अंग्रेजी, आदर करने का अंग्रेजी, आदर करो रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट लिख देना है, रिस्पेक्ट। अब उसके बाद रिस्पेक्ट किसके करना है? हमें अपने माता पिता, तो योर पेरेंट्स, ठीक साथियों। तथा का अंग्रेजी बड़ों का अंग्रेजी एल्डर, ठीक साथियों। देखिए पेरेंट्स मिस होता है परिवार, पेरेंट्स मिस होता है माता पिता, तो पेरेंट्स एंड एल्डर, एल्डर मिस होता है बड़ा, ठीक। तो आगे चलते हैं, समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब, जब भी आप सबसे पहले इतना जानते रहिए, इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सबसे पहले रहते हैं। तो यहाँ अगर इस वाक्य में देख रहे सबसे पहले क्या दिया है? रिस्पेक्ट, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो जब मेन वर्ब पहले हो, सबसे पहले ही हो, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अनुवाद करते हैं। तो देखिए साथियों, नोट में जानते रहिए, अगर वाक्य में कृपा या कृपया हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना है, ठीक। तो कृपया, कृपा, कृपया का अंग्रेजी आप सभी लोग जानते हैं साथियों, क्या होती है? प्लीज होती है। तो हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी है। यहाँ क्या हो गई? प्लीज हो गई। और प्लीज लिखने के तुरंत बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? उधार दीजिए। उधार दीजिए का अंग्रेजी क्या होती है? लैंड, ठीक। और उसके बाद किसको देना है? मुझे। तो मुझे का अंग्रेजी मी होती है, ठीक। और उसके बाद कितना चाहिए मुझे? 50 रुपीज। तो समझ में आया होगा। देखिए अगर वाक्य में कृपया दिख जाए, तुरंत सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। मैंने आपको पढ़ा चुका हूं साथियों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक साथियों। मैंने आपको पढ़ाया हूं, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं साथियों, देखते हैं, अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट वाक्य क्या है? कृपया मुझे अपना नाम बताइए। इस वाक्य में भी क्या आ गया? नाम, कृपया आ गया। तो जब साथियों देख जाए, जैसे दिखे कृपया, तुरंत हमें क्या लिखना है? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी। तो कृपया का अंग्रेजी प्लीज। अब उसके बाद जैसे ही प्लीज लिखें, तुरंत मेन वर्ब लिखना, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस देखिए कह रहा बताइए, तो टेल मीन्स क्या होता है? बताना। तो प्लीज टेल, और उसके बाद मुझे का अंग्रेजी मी। तो मैंने आपको साथियों बताया हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस अक्सर क्या मिलेगा? मी मिलेगा, अक्सर मुझे मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, या उससे मिलेगा, या तुम्हें, तुम्हें तो बहुत कम मिलेगा, हमें मिलेगा। इतना जानते रहिए, या मेरे लिए, ठीक है। ऐसे मतलब प्लीज टेल मी, मुझे का अंग्रेजी इनडायरेक्ट। अब अपना नाम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अपना का अंग्रेजी योर, नाम का अंग्रेजी नेम। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? प्लीज टेल मी योर नेम, कृपया मुझे अपना नाम बताइए। तो साथियों देखिए नोट में, नोट में क्या है कहा गया? यदि वाक्य में ओकेटिव केस, ओकेटिव केस मीन्स क्या होता है? संबोधन कारक का
नाउन हो, नाउन में होता है संज्ञा, तो वाक्य के प्रारंभ अथवा अंत में, मतलब अंत में क्या करते हैं, किया जा सकता है। इसको हम चाहे वाक्य के पहले लिख सकते हैं, चाहे वाक्य के अंत में लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं साथियों? समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। देखिए साथियों, प्रयोग किया जा सकता है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, रवि बेंच पर खड़े हो जाओ, तो रवि बेंच पर खड़े हो जाओ, तो इसका अनुवाद क्या होगा? देखिए, रवि क्या है, ओकेटिव केस में आ रहा है कि जैसे जब हम किसी का नाम लेकर बुलाएं, जैसे हम बीच बाजार में हैं, तो मेरा दोस्त है और दोस्त में कई दोस्त वहां पर खड़े हैं, तो हम वहां किसी का, अब ऐसे थोड़ा कह सकते हैं, ए फ्रेंड इधर आओ, ऐसे थोड़ा कह सकते, उसका नाम लेंगे, कह देंगे जैसे मेरा उसका नाम लेकर बुलाएंगे, तो यहाँ उसी प्रकार रवि है, कई लोग हैं, तो वहाँ रवि का नाम लेकर बुलाया जा रहा, रवि बेंच पर खड़े हो जाओ। ठीक, तो यहाँ देखिए, रवि ओकेटिव केस का काम, इसे कहा गया, या हम वाक्य के से पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं। तो चलते हैं, क्या है, पहले दिया है तो पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए। तो चलते हैं, देखिए, पहले आपके ऊपर डिपेंड कर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ का अंग्रेजी क्या होती है? स्टैंड अप। ठीक साथियों, क्या होती है? स्टैंड अप। तो स्टैंड अप मीन्स होता है खड़े हो जाना। स्टैंड अप, अरे साथ में रुक जाइए, स्टैंड अप। ठीक, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। फिर कहाँ? बेंच पर, तो ऑन द बेंच। ठीक, अब ऑन द बेंच, क्योंकि उसके ऊपर खड़ा होना है ना, उसके नीचे थोड़ा होना, तो ऑन द बेंच। अब उसके बाद कामा देके ओकेटिव केस में रवि। तो समझ में आया कि नहीं साथियों? तो इसका अनुवाद हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, या दूसरी प्रकार ये है कि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, रवि, फिर खड़े हो जाना का अंग्रेजी स्टैंड अप, फिर उसके बाद कहाँ खड़ा हो रहा? बेंच पर, तो ऑन द बेंच। तो समझ में आया होगा साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ साथियों देखिए, नोट में कहा गया कि जहाँ सुझाव या प्रस्ताव का भाव हो वहाँ हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ कहा गया, उसे घर जाने दो, यहाँ घर जाने दो, यहाँ लेट एस का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं साथियों, तो इसका अनुवाद देखिए क्या होगा। उससे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? लेट, यहाँ। अब उसके बाद उसे का अंग्रेजी हिम। ठीक, जाना का अंग्रेजी क्या होती है साथियों? गो। और उसके बाद घर का अंग्रेजी होम। तो क्या हो गया? उसे घर जाने, लेट हिम गो होम। आगे चलते हैं, एक और अनुवाद करते हैं। कहा गया, जाओ हम बाजार चलें, आओ हम बाजार चलें। तो चलते हैं, देखिए साथियों, इसका क्या होगा? बाजार चलें। तो अब देखिए, जाओ हम बाजार चलें, तो यहाँ क्या हो गया? तो पहले, सबसे पहले क्या लिखना है हमें? लेट लिखना है। लेट। अब उसके बाद हम क्या अंग्रेजी बस, फिर उसके बाद जान चल, मतलब जाना है ना हमें बाजार, तो गो हो गया। और देखिए, लेट अस गो, और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, तो मार्केट। तो समझ में आया होगा, लेट अस गो मार्केट, आओ चलो हम बाजार चलें।
ठीक। तो साथियों देखिए इसका अनुवाद करते हैं। उसे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दो का अंग्रेजी क्या होती है? सबसे पहले हमें क्या लिख देना है? लेट। और उसके बाद उसे अंग्रेजी हिम हो गई, और उसके बाद जाना का अंग्रेजी गो हो गया, वहां का अंग्रेजी देयर हो गई। ठीक साथियों, तो समझ में आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।